हेलो एवरीवन, मैं सुषमा सिंह नीलांश ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 7। इस पाठ का नाम है खुला आकाश। इस पाठ के लेखक का नाम है कुंवर नारायण। आइए इनका परिचय जानते हैं। इनका जन्म 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 2017 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी इत्यादि। आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के विषय प्रवेश की ओर चलते हैं। यह जो हमारा पाठ है यह एक डायरी विधा का एक उदाहरण है। अर्थात बच्चों, बहुत से लोग हैं जो अपनी रोज़मर्रा की घटनाओं को अपने एक डायरी में लिखते हैं। तो हमारे कुंवर नारायण जी ने भी बहुत सारी घटनाओं को अलग अलग तिथियों में अपनी डायरी में लिखा है। उसी डायरी को उन्होंने अपने इस पाठ में प्रस्तुत किया है। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने नगरों की भीड़, वहाँ की जीवन शैली, जीवन के संघर्ष, आत्मचिंतन आदि पर प्रकाश डाला है। लेखक का मानना है कि व्यक्ति के विकास में आत्मचिंतन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसके द्वारा हम अपनी क्षमताओं के बारे में और अधिक से अधिक जानते हैं तथा हम अपनी गलतियों से भी सीख ले सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने इस पाठ की तरफ जिसका नाम है खुला आकाश। इस पाठ में हमारे लेखक ने 11 अलग अलग घटनाओं को इस पाठ में प्रस्तुत किया है। सबसे पहले लेखक ने पहली घटना, उसका नाम है अंदर की दुनिया। अर्थात लेखक ने इस पाठ में अपने उनके जो भी अनुभव हुए हैं अपने जीवन से, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। यह अंदर की दुनिया लेखक ने 10 मार्च 1998 को लिखा है। उनके अनुसार है, लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया जो है हमारे बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका विस्तार नहीं करते हैं, बल्कि बाहर की अपेक्षा जो है हम उसे छोटा करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी जो अंदर की दुनिया है उसमें हमें पूरी आज़ादी मिली है। हम उसको जितना चाहे उतना हम विस्तृत कर सकते हैं और इससे केवल अपने लिए नहीं बल्कि हम दूसरों के लिए भी जो है हमारी अंदर की दुनिया जो है वह बहुत ही महत्व रखता है। तो लेखक ने इस प्रकार अंदर की दुनिया को परिभाषित किया है। दूसरी जो घटना है उसका नाम है मकान पर मकान। इस मकान पर मकान जो है इसको भी लेखक ने 10 मार्च 1998 को लिखा है। उनके अनुसार लेखक जहाँ रहते हैं, जिस महानगर की जिस गली में रहते हैं, वो बोलते हैं कि वहाँ आसमान तो है लेकिन क्या होता है उस दिखाई नहीं देता है। उस गली में एक भी पेड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, केवल मकान ही मकान है। और क्या होता है कि हरियाली तो दिखती ही नहीं है। लेखक बोलते हैं कि मुझे अपनी खिड़कियों से चिड़िया तो दिखती है लेकिन वो पेड़ों पर बैठी हुई या आसमान में उड़ती हुई उन्हें कभी नहीं दिखी। चिड़िया जो है वो टेलीफोन के तारों पर बैठती है लेकिन वो एक दूसरे से बातचीत करती या घरों के अंदर घोंसला बनाती हुई अब नहीं दिखती है। तो लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि लग रहा है कि ये जो चिड़िया हैं वो प्राकृतिक नहीं बल्कि रबड़ या प्लास्टिक के बने हुए हैं, जो शायद उछल कूद फुदक तो सकते हैं, चूचू की आवाज़ तो निकाल सकते हैं, बस इतना ही अंतर है। लेखक बोलते हैं कि मुझे ऐसी संकरी और बहुत ही तंग गलियों से जहाँ पर केवल मकान ही मकान हो, मैं इन सब से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। तीसरा जो है उससे उन्होंने 8 अगस्त 1998 को लिखा है और नाम है सही साहित्य। लेखक के अनुसार होता है, कहते हैं कि सही साहित्य क्या है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को जो है हमें अपनी दोनों आँखों से देखनी चाहिए। सिर्फ दाईं या बाईं आँखों से देखने से हमें वो चीज़ जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उसके बाद लेखक ने चौथा जो अपना अनुभव इस पाठ में बताया है उसका नाम है उन्हें जाने खुद को।
यह जो है उन्होंने 12 नवंबर 1998 को लिखा है। इसके अनुसार लेखक कहते हैं कि हमें कभी कभी बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसमें हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि इस सोच में कहीं भी दूसरे या सब लोग नहीं आए, क्योंकि इससे क्या होगा, दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यह होता है कि हम अपने आप को जान पाते हैं कि हम स्वयं क्या है, जबकि ऐसा होता है कि आजकल लोग दूसरों को जानने का बहुत ज़्यादा अभिमान रखते हैं कि अरे मैं तो उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है कि हम अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं। तो लेखक कहते हैं इसके फायदे, एक फायदा तो यह है कि अगर हम दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, उनकी रक्षा होगी। और दूसरी यह है कि हमें दूसरों की जो सोच समझ है उसमें भी हमें भरोसा रखना चाहिए। इससे क्या, और हमारे मन में हमेशा एक सकारात्मक स्वीकृति होनी चाहिए। दूसरों के भी मनोभावों को हमें समझने की चेष्टा करनी चाहिए। चौथा, जिसका नाम है सिर्फ मनुष्य होते, यह लेखक ने 7 अगस्त 1999 को लिखा है। लेखक का कहना है कि कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों होता, असल में हम कभी कभी लोगों को उनकी स्वभाव के अनुसार उनकी जो तुलना है जानवरों से करते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ही अच्छा होता है तो हम बोलते हैं अरे वह तो गाय जितना बिल्कुल ही सीधी है, वह बकरी है, वह भेड़ है और वह तितली है। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा चालाक और दुष्ट प्रवृत्ति का होता है तो हम उसे बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, तेंदुए, बिच्छू, इन सब से उनकी संज्ञा देते हैं। तो लेखक यह सोचते हैं कि जिस प्रकार जानवरों में बाघ जो है वह केवल बाघ ही होता है, गाय जो है वह केवल गाय ही होती है, दूसरा और कुछ नहीं होती है, वैसे ही जो मनुष्य है वह केवल मनुष्य क्यों नहीं होते हैं, वह क्यों कुछ और हो जाते हैं। इसके बाद लेखक ने जिक्र किया है लुक छिपाकर जीना। इसे इन्होंने 5 जनवरी 2001 को लिखा है। लेखक कहते हैं कि लेखक को जो है जीवन जो है बहुत ही सुलझे तरीके से और सहज रूप से जीना पसंद है। उन्हें चीज़ों को छिपाकर, बातों और व्यवहारों को रचा बसाकर जीना जो है एकदम नापसंद है, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे जो है हमारी चारित्रिक बेईमानी होती है। लेखक बोलते हैं कि जो लोग अपने जीवन की असलियत को छिपाते हैं, इसका साफ साफ मतलब यह है कि उनमें जो है आत्मविश्वास की कमी है और उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं लोग उनकी असलियत को जान न जाए। लेखक बोलते हैं कि आखिर यह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों है कि हमें उसे छिपाना पड़े। अतः हमें जो है अपनी बातों को छिपाना नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही हम दूसरों के सामने हमें उसी रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। आगे लेखक ने दिया है जिसका नाम है जीने का अर्थ। लेखक कहते हैं कि बुढ़ापे का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि जीवन के कुछ ही कम वर्ष बचे हैं। यह पड़ाव तो जीवन के किसी भी खंड पे लागू होता है, जैसे बचपन, यौवन। बचपन है तो बचपन में भी कम ही वर्ष बचे होते हैं, क्योंकि वह बचपन भी खत्म होकर यौवनावस्था की दहलीज पे खड़ा होता है। ठीक उसी तरह अगर यौवन को ले तो यौवन में भी कम ही वर्ष बचे होते, क्योंकि वह यौवन भी बुढ़ापा में तब्दील होने वाला रहता है। तो लेखक बोलते हैं कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक हम जीवित है तो हमें यह देखना चाहिए कि हम जिंदगी को क्या दे पाते हैं और क्या उससे ले पाते हैं। हम कुछ ऐसा करें जो सभी के लिए महत्व रखता है। लेखक बताते हैं कि अभी वो 75 साल के हो गए हैं। वो जानते हैं कि मौत जो है अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वह कभी भी किसी भी समय हो सकती है। लेकिन लेखक बोलते हैं कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हमें जो है हमारे जीवन को किस तरह जीना है, सार्थक रूप में और दूसरों के मदद के रूप में। यह बात उन्होंने अपनी डायरी में 23 जनवरी 2002 को लिखी है। अगला जो है लेखक ने उसका नाम दिया है दिल्ली में रहना, और इस बात को इन्होंने 12 जून 2003 को लिखा है। लेखक बोलते हैं कि दिल्ली शहर एक ऐसा शहर है जैसे शहर न हो के यह एक बहुत बड़ी बस है। यहाँ हर वक्त लोग जो है
मतलब जिस तरह बस में लोग बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग एक दूसरे पे लदे होते हैं और वो बस जो है हर समय चलती रहती है। दिल्ली में रहने का भी वही मतलब है, अर्थात उनके कहने का मतलब है कि 2 कमरों की जो हमारी जो घर होती है उसमें किसी तरह हम रहते हैं और जीवन भर जो है हम उस घर में लटके रहते हैं। जीवन का मतलब बस इतना ही रहता है कि जब तक जीवन है हमें उसी घर में लटके रहना है और फिर धीरे धीरे कहीं भीड़ में गिर जाना। अर्थात लेखक को बड़े शहर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर लेखक ने जिक्र किया है बहाने निकालना। इसे इन्होंने जनवरी 2006 में लिखा है। लेखक ने यह एक बहुत ही सही बात कही है कि हम लोग जो है अगर हमें किसी चीज़ को करना होता, अगर हम दिल से करने की इच्छा रखते हैं तो हम उसके लिए रास्ते निकाल ही लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हम नहीं करना चाहते उसके लिए हमारे पास जो है अनेकों बहाने होते हैं। फिर लेखक ने दिया है अपनों से बहस, अपने से बहस। इसका मतलब है कि लेखक बोलते हैं कि हमें हमेशा बहस जो है वो अपनों से करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने से बहस करेंगे तो हमको केवल सच्चाई हाथ लगती है, लेकिन दूसरे की बातें हमें हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि दूसरों से बहस करने से केवल झगड़ा ही होता है। अंतिम जो उन्होंने इस पाठ में प्रस्तुत किया है उसका नाम दिया है चीज़ों की गुलामी, और इसे उन्होंने 30 सितंबर 2010 को लिखा है। यहाँ लेखक ने एक बहुत ही सही बात कही है। लेखक बोलते हैं कि कुछ दिन पहले मुझे एक कंप्यूटर ने 40,000 रुपयों में खरीद लिया है। अर्थात लेखक के कहने का मतलब है जब से उन्होंने वो कंप्यूटर को अपने घर में लाया है तब से क्या है, वो उसकी देख रेख में, वो उसकी गुलामी में है, क्योंकि उनको लगता है कि एक दिन ये कंप्यूटर का वादा है कि वह मुझे पढ़ने लिखने की पूरी आज़ादी देगा, तो इसीलिए लेखक जो है उसकी एक निज सेवा में लगे हुए हैं। इसके पहले लेखक बोलते हैं कि एक दिन एक मोटर जो है मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है और मैं उसकी सेवा में हूँ। अर्थात उनका कहने का यह मतलब है कि आजकल का जो इंसान है वो चीज़ों के प्रति पूरी तरह से गुलाम हो गया। घर में अगर हम कोई चीज़ें लाते हैं तो हम उसकी एक निस्भाव से सेवा में लग जाते हैं, उसकी देख रेख में लग जाते हैं। तो लेखक का कहना है कि हमारा जो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है ना, गुलामी करना ही है। पहले ज़माने में क्या होता था, एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, एक चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। तो इन सारी बातों को बच्चों लेखक ने हमारे इस पाठ में प्रस्तुत किया है और अपने मनोभावों को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया है। आइए अब हम चलते हैं इस पाठ के कुछ कठिन शब्द की तरफ जो हमारे इस पाठ में आए हैं। जैसे देखिए, संकरी। संकरी मतलब पतली, कम चौड़ी या तंग। गोजर। गोजर मतलब होता है कनखजूरा। लकड़बग्घा मतलब यह एक भेड़िए की जाति का एक पशु है। चलायमान। चलायमान मतलब जो गतिशील हो, जो चलता हुआ और चंचल हो। तो बच्चों, ये थी हमारी पाठ डायरी की एक विधा, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस पाठ में जो दर्शाए गए हैं लेखक के भाव उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।